हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम प्लस वन क्लास से लॉज ऑफ मोशन का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। जो है टॉपिक का नाम हमारे यहाँ फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप, और से आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन क्या होता है यहाँ पर बच्चों? Friction is an opposing force that comes into play when one body try to move or actually move over the surface of another body। जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है या स्लाइड करना चाहती है, रोल करती है, रोल करना चाहती है, दैट्स मीन्स there is a friction comes into play in opposite direction to the applied force। For example, यहाँ पर ये है हमारे पास जो है रजिस्टर है, इसका ये सरफेस हो गया और ये हमारे पास जो हो गई, ये हमारे पास दो बॉडी हो गई। जैसे ही हम इसके ऊपर ऐसे इसको रब करेंगे, स्लाइड करेंगे, दैट मीन्स वी applied a force in this direction but an opposing force comes into play in opposite direction in this direction। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Here there is a relative motion between the surfaces of two object। तो यहाँ पर ये होगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा? दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है, जो सरफेस का जो कॉन्टेक्ट होता है, उसके बीच में लगने वाला जो अपोजिट फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास टू टाइप्स का होता है, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल, एक होता है हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शन। ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन, ये हमारे पास हो गया इंटरनल फ्रिक्शन। जो हमारे पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है, ये एक्चुअल में सॉलिड्स में होता है। कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन सॉलिड फॉर्म, तो यहाँ हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे। तो क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सॉलिड bodies making a relative motion between the surface of both bodies। That means here a force is developed always in opposite direction when the force is applied। That means the friction force is always in opposite direction to the applied force। तो यहाँ जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है, ये सॉलिड बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज जब कॉन्टेक्ट में आती है तो उनके बीच में लगने वाला जो अपोजिट फोर्स होगा वो यहाँ पर होगा एक्सटर्नल फ्रिक्शन। अब बात करते हैं इंटरनल फ्रिक्शन की। तो इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है, ये कॉमनली फ्लूइड्स और लिक्विड्स में देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एनी लिक्विड और फ्लूइड। लिक्विड और फ्लूइड की जो दो लेयर्स होती है, उनके बीच में जो अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन एंड दैट इंटरनल फ्रिक्शन आल्सो कॉल्ड विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी इन फ्लूइड्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हियर इन दिस चैप्टर वी डिस्कस ओनली अबाउट एक्सटर्नल फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन हियर इज ऑफ थ्री टाइप्स। यहाँ पर जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, ये हमारे पास तीन टाइप का होता है। तो फर्स्ट टाइप है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन, इट इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज स्टे और प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी एंड इट इज इन स्टिल एट रेस्ट। जब किसी एक बॉडी को रेस्ट कंडीशन में किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर रखा जाता है, दैट मीन्स
they develop a opposing force, and that opposing force is called a static friction. For example, a book placed on a table. कोई बुक है वो टेबल के ऊपर रखी है, या कोई रजिस्टर है वो ऐसे टेबल के ऊपर रखा है. दैट मीन्स द opposing force between a surface of resister and a surface of a bench is called a static friction. सेकेंड बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो ये कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एन आल्सो अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द स्टेज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, बट द मोशन इज स्टिल नॉट स्टार्टेड. कहने का मतलब ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये कब देखने को मिलेगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है वो मूव करने की लास्ट स्टेज के ऊपर हो. दैट मीन्स दैट ऑपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. जैसे ये हो गया, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया. अब ये मूव करने से पहले जो इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था, दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. जैसे हम कह दें कि ए बॉल इज जस्ट एट द स्टेज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ फ्लोर. वो मूव होने की लास्ट स्टेजेस के ऊपर है, तो मीन्स उसके अंदर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. शुरू होने से जस्ट पहले का जो फ्रिक्शन होगा वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन. एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन. इसको कहेंगे इट इज आल्सो एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज slide or roll over the surface of another body. For example के लिए कह सकते हैं a football just moving on the ground, a ring move rolls on the table, etc. जैसे ये चौक है, ये हाँ इस सरफेस के ऊपर ऐसे रोल कर दिया हमने, दैट मीन्स ये रोल हो रहा है. रोल हो रहा था, यहाँ पर जो होगा वो क्या रहेगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या रहेगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन. कोई भी सिलेंडर है, चौक है, बॉल है, कोई स्फेरिकल बॉडी है जो स्लाइड करती है दूसरे सरफेस के ऊपर या रोल करती है, जब जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. हियर काइनेटिक फ्रिक्शन आल्सो इज ऑफ टू टाइप्स. यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, टू टाइप्स का होगा. वन इज स्लाइडिंग friction and another is a rolling friction. Sliding friction को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, it is an opposing force that comes into play when one body just sliding over the surface of another body. जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, जैसे a book slide over the surface of a table. इस बुक को हमने टेबल की सरफेस पर स्लाइड किया, that means the opposing force created here is called a sliding friction, and the rolling friction is that opposing force that comes into play when one body roll over the surface of another body. For example, a cylinder roll over the floor, a ball roll over the surface of a bench, etc. अगर वो रिंग जब राउंड करके एक बाइसिकल टायर, मोटरसाइकिल टायर, व्हीकल्स का जो टायर होते हैं, दैट क्रिएट्स द अपोजिंग फोर्स एंड इट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू फेस ऑफ ए कॉन्टेक्ट ऑफ ए बोथ बॉडीज. यहाँ पर हमने फ्रिक्शन एंड उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है. अब हम जब डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट टॉपिक इज कॉल्ड द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. यहाँ पर पढ़ेंगे हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. लॉज ऑफ बात करेंगे, वो करेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो यहाँ पर जो पहला लॉ होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या कहेंगे, here the force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction R. यहाँ जो फोर्स होगा
that is direct proportional to normal फ्रिक्शन और that is the first law of limiting friction. सेकेंड की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, here the limiting friction is always, it is the opposing force of limiting friction is always in opposite direction to the relative motion of an object that's try to move on the surface of another body. यानी ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी जो डायरेक्शन रहेगी ये हमेशा उस बॉडी के मोशन के अपोजिट रहेगी जो किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर मूव करने जा रहा है. दैट मीन्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. तो थर्ड लॉ है हमारा, तो कहेंगे द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेसेज ऑफ बोथ बॉडीज. ये और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट जो फोर्थ होगा उसमें कहेंगे द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल वेयर द मेक्स कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेसेज ऑफ टू बॉडीज. ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा जहां पर वो जो दो बॉडीज के बीच में कॉन्टेक्ट बनाता है उस नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर हमारे पास चार लॉ थे. लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में पढ़ेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, एज द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन द अपोजिंग फोर्स ऑफ limiting friction या opposing force of an body is directly proportional to the normal direction of that body. That means F directly proportional to R. Here R is the normal direction that balance the weight of the considered body. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, F is equal to mu R. Here mu is the constant of proportionality and it is known as coefficient of friction. Coefficient of friction. Therefore mu is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास है F by R. The coefficient of friction is defined as the ratio of opposing force to the normal direction of the body. Mu is equal to F by R. That is the coefficient of friction. Coefficient of friction के बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. और हमारे पास जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ने के लिए हमें डायग्राम की जरूरत होगी, वो हम यहाँ पर ड्रा करेंगे. और जो डायग्राम ड्रा करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक दिस. ये भी हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने कंसीडर कर दिया है, एक्स वाई मान लो उसको. उसके ऊपर क्या कर दिया है, एक बॉडी रखी हुई है. इस बॉडी का जो एक्सल वेट होगा दैट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg एंड द वेट ऑफ दिस बॉडी इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल डायरेक्शन r. इस r से क्या होगा, इस बॉडी का बैलेंस होगा. अब इस बॉडी के ऊपर हम क्या करेंगे, वी अप्लाइड ए फोर्स दैट इज अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन from left to right. So here an opposing force is developed between the surface of that body and the horizontal surface. अब वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा that is in the direction, ये हो गया हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब यहाँ क्या करेंगे, here the resultant of force of friction and normal action R is shown by the line. And now make a rectangle as ये हमारे पास हो जाएगा that is A B C O. ये हमारे पास है एक रेक्टेंगल बना दिया हमने. अब यहाँ पर क्या होगा, जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल, जहाँ ये एंगल बन रहा है थीटा.
angle of friction is defined as the angle which makes between the resultant of a force of friction and normal reaction or with the direction of a normal reaction r. यानी जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर थीटा, वो कहाँ पर बन रहा है, इस फिगर में देख सकते हैं. द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज मेक बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फ्रिक्शन. अब यहाँ पर ये जो है हमारा दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एफ एंड आर. अब नॉर्मल रिएक्शन के बीच में और रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर के बीच का जो एंगल होता है दैट एंगल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो यहाँ पर हेयर थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट मेड इन बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर. दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहेंगे, इन द फिगर इन ट्रायंगल बी ए ओ, यहाँ पर जो बी ए ओ हमारे पास ट्रायंगल है उसमें क्या लेंगे, हियर tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. अब यहाँ ये थीटा है और यहाँ पर है एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो यहाँ क्या कहेंगे हम, थीटा के सामने हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, दैट इज द बेस. और बेस हमारे पास क्या है, आर है, नॉर्मल रिएक्शन आर. और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है दैट इज एफ, बिकॉज हियर बी ए इज इक्वल टू सी ओ. ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये हमारा जो बी ए है इज आल्सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो यहाँ पर tan थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ए परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज ओ ए. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इज एफ एंड दिस बी इज आर. एफ बाई आर एंड एफ बाई आर, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ force to the normal reaction R is called is equal to mu, coefficient of friction. So here mu is equal to tan theta. That is the angle of friction. और यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. mu is equal to tan theta. इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास दैट टॉपिक इज एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इसके लिए भी कहते हैं एंगल ऑफ एंगल ऑफ स्लाइडिंग. अब इसके लिए भी हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे. लेट्स कंसिडर, अब यहाँ एंगल ऑफ स्लाइडिंग है, एंगल ऑफ रिपोज है, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ कंसिडर किया है. अब इस सरफेस को जब इंक्लाइंड सरफेस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बनेगा दैट इज एंगल अल्फा. तो यहाँ क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द एंगल between horizontal direction and the direction of inclination, the inclined surface, the angle between horizontal and inclined surface at which an body just starts to sliding over the surface of inclined plane. ये वो एंगल होता है जिस एंगल के ऊपर कोई बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है उसके इंक्लिनेशन सरफेस के साथ. द एंगल एट विच एन ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर द इंक्लाइंड सरफेस. द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड सरफेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ स्लाइडिंग, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा. अल्फा से इसको क्या कर रखा है, डिनोट कर रखा है. और एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने एक object consider कर ली. The object is considered like here and the weight of object is mg. एक्चुअल वेट हो गया, इसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन और दैट इज बैलेंस ऑफ द एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी. एंड हियर द दिस डायरेक्शन ऑफ r makes an angle with actual mg, weight mg.
दैट मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे जब इस वेट mg को रिजोल्व करेंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो यहाँ जिसके साथ हमारे पास एंगल बनता है दैट कंपोनेंट इज रिजोल्व इन cos थीटा। दैट मींस mg रिजोल्व टू कंपोनेंट्स, यहाँ एंगल बन रहा है इसके साथ, दैट मींस mg cos अल्फा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इज जो हो गया हमारे पास दैट इज, अब यहाँ जो होगा mg साइन अल्फा। अब ये कहते हैं ये जो बॉडी है ये स्लाइड डाउन हो रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इधर साइड हो रही है दैट, सो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होगा दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन दिस फिगर वी कैन से वेरियस फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द body. Here the actual weight of body is in downward and the normal direction are balanced by the weight of body in a upward direction. And when mg can resolve into rectangular components, that means one of mg cos alpha in downward direction and in vertical direction of mg, that is mg sin theta. This component mg sin theta is just opposite to the force of friction and mg cos अल्फा इज जस्ट अपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम द फिगर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या कहेंगे हम, फ्रॉम द फिगर क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू mg sin theta equation 1 and another is r is equal to mg cos, यहाँ थीटा इज हम अल्फा मान लेंगे, cos अल्फा इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 we get f by r is equal to mg sin alpha upon mg cos alpha. Here mg से mg cancel out, therefore alpha is equal to sin alpha upon cos alpha. Here that becomes tan alpha, f by r becomes mu is equal to tan। हमारे पास अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is equal to tan alpha, from this relation we can obtain a relation between angle of repose and एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जब रिलेशन करेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो पीछे हमने पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन में म्यू इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। तो फ्रॉम बोथ इक्वेशन दिस एंड दिस हमारे पास क्या हो जाएगा, tan theta is equal to tan alpha. Here tan can cancel, theta is equal to alpha. That is the relation between angle of friction and a angle of a। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो एक्सेलरेशन ए रफ एंड ग्रीन प्लेन। रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कंसीडर कर दिया लेट ए इंक्लाइंड प्लेन, का थीटा इज एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइंड प्लेन। ओके, सपोज हियर एन ऑब्जेक्ट, बॉडी इज प्लेस्ड एंड हिज एक्सल वेट इज डाउनवर्ड mg। अब इस इंक्लाइंड प्लेन से ये बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है, दैट मीन्स एन अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। जो अप्लाइड फोर्स हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया इधर, इसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन आर एंड आर इज इन अपोजिट डायरेक्शन मेक्स एन एंगल theta, and when mg
weight of body resolved into component, that this component becomes mg cos theta, and its vertical component becomes mg sin theta. Also the net force means body नीचे जा रही है, किस फोर्स से वो नीचे आ रही है, that is the force F. यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये अप्लाइड फोर्स होगा बॉडी, और जिस फोर्स से बॉडी नीचे आ रही है. अब फ्रॉम द फिगर हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, फ्रॉम द फिगर where this force are acting on the body, and here we have at equilibrium condition क्या हो जाएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा इक्वेशन 1. एंड नाउ टू कैलकुलेट नेट फोर्स एट द बॉडी वी हैव F इज इक्वल टू, हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा, इस फोर्स एम जी कोस कंपोनेंट जो फोर्स है हमारा एम जी साइन थीटा, उससे ये बॉडी नीचे आ रही है, और इसी तरफ ही हमारा ये फोर्स है. तो ये फोर्स कितना होगा, इसमें उसमें से जब हम फ्रिक्शन फोर्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास है नेट फोर्स ऑफ द बॉडी, दैट इज F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस F, and here F is equal, according to Newton's second law, F is equal to m, that is equal to mg sin theta minus F. Here force of friction also we know mu is equal to F by R, coefficient of friction. So from here the force of friction F is equal to mu R. So putting the value of F in this equation we get ma is equal to mg sin theta minus mu R, and here from equation 1 putting the value of R we get ma is equal to mg sin theta minus mu R, हमारे पास क्या हो जाएगा mg cos theta. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ गई ma is equal to mg, हमारे पास कॉमन आ जाएगा, दैट मीन्स mg sin theta माइनस म्यू cos थीटा. तो हमारे पास m से m कैंसिल, दैट मीन्स a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. here the acceleration is less than gravity. ये आ गया acceleration of a body when it moves downward through a rough inclined plane. The acceleration is less than acceleration due to gravity. नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है हमारा वर्क डन बाय द बॉडी ऑन हॉरिजेंटल सरफेस. वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजेंटल सरफेस. तो यहाँ से हॉरिजेंटल सरफेस पे वर्क डन निकालेंगे हम. वर्क डन ऑफ ए बॉडी at horizontal surface, horizontal surface के ऊपर वर्क भी कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने कंसीडर किया, दैट एक्स वाई इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हेयर एंड इट्स वेट इज, एक्चुअल वेट हमारे पास क्या हो जाएगा mg, एंड दिस वेट इज बैलेंस्ड बाय ए नॉर्मल डायरेक्शन r. when a force, applied force is applied on the body in this direction, that is the applied force represented by P, then a force of friction created in a opposite direction, that is the force of friction हो गया हमारे पास F. अब ये force of friction हो गया, force of friction, ये हो गया हमारा applied force. तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, ये बॉडी जो है ये होगी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, इसका एक्सेलरेट डाउनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन आर इसको बैलेंस रखा है, इसको अप्लाइड फोर्स इधर किया. जब इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो ये कह रहा है कि दैट बॉडी मूव सम डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर विद डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय एस. अभी बॉडी यहाँ पर आ गई, तो ये बॉडी यहाँ से और यहाँ तक है डिस्टेंस कवर करके आती है, तो वो कितना वर्क करेगी, दैट वर्क टू बी कैलकुलेटेड. तो यहाँ से क्या कहेंगे, फ्रॉम द फिगर वी गेट when its force acted on the body,
सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, हेयर आर इज इक्वल टू एम जी इक्वेशन 1। आर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी, एंड हेयर अप्लाइड फोर्स is equal to force of friction force, that means P is equal to F, equation number 2. Here we know that when the body is moving over the horizontal surface and it cover a distance s, then small amount of work is done by the body, and that work done by the body when it cover a distance s, work done by the body when it covers some distance as, that means W is equal to force into S applied force into small displacement distance, that means here that applied force is P into S, and here from equation this P is equal to F into S कह सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ जो हमारा F है that can be represented as F into S, and this force friction we can also write F is equal to mu R, from the relation mu is equal to F by R. Putting the value of F in this relation, W is equal to mu R into S, and here R is equal to mg from first equation. From first equation हमारे पास क्या आ जाएगा, mu mg into में s, that means the work done by the body is W is equal to mu mg into s, that is the work done by the body on a horizontal surface. वो होगा to calculate the work done of a body moving in upward direction through a रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई बॉडी अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ऑन ए बॉडी मूविंग इन upward direction through a inclined plane। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसिडर करेंगे हम इंक्लाइंड प्लेन, कंसिडर किया हमने एक्स वाई हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया हमारा विद एंगल थीटा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर किया हमने, दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये ऊपर जा रहा है इधर, दैट मीन्स दैट इज द अप्लाइड फोर्स P, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F is in downward direction. That body weight is balanced by a normal direction R, and this is R, making the angle theta with mg, and mg can resolve in two components, that mg cos theta and vertical component mg sin theta. Here the applied force is equal to frictional force plus the force component mg sin theta, and normal direction R is equal to mg cos theta. From the figure we can show that various forces are acting on the body. Accelerate downward, normal direction balance the weight in upward direction, and mg cos theta, mg sin theta are the horizontal and vertical component of accelerated mg. P is the applied force. By this force the body goes in upward direction, and the force of friction F is opposite to the applied force that is in downward direction, with the force component of force mg sin theta. Here at equilibrium condition we can write R is equal to mg cos theta equation 1 हमारे पास हो जाएगा, एंड द अप्लाइड फोर्स P इज इक्वल टू mg sin theta plus friction force, that is equation 2. Here
When body moves in upward direction, then the work is done by the body. That is, W is equal to force into applied force into displacement distance. That means F into S हमारे पास हो जाएगा F into S, and that F यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स हमारे पास होगा P into S, यहाँ हो गया हमारे पास. So here the value of P, here W is equal to हमारे पास क्या, P की वैल्यू हमारे पास क्या है, mg sin थीटा प्लस F into में S, ये हो गया हमारे पास वर्क डन. एंड here F also we know F is equal to mu r from coefficient of friction. F is equal to mu r, यहाँ पर mu r हो गया. That means पहले पुट किया हमने यहाँ पे mg sin थीटा प्लस mu r into s. now यहाँ से क्या हो जाएगा, that work done is now equal to W is equal to mg sin थीटा प्लस mu r, हमारे पास क्या फ्रॉम फर्स्ट r है mg cos थीटा इंटू s, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज mg अगर हमने कॉमन ले लिया है mg, दैट मीन्स साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू s. दैट इज द work done by the body is going in upward direction through a rough inclined plane. That is the work done by the body in this case. W is equal to mg sin theta plus mu cos theta. तो ये थे हमारे पास एक्सेलरेशन और वर्क डन कैलकुलेट करने वाले टॉपिक्स ऑन द inclined and horizontal when in case of a frictional force. Thank you.